8 अगस्त 1963 की बात है। ब्रिटेन में एक ठंडी और अंधेरी रात थी और उसी रात रॉयल मेल की एक तेज रफ्तार ट्रेन ग्लासगो से लंदन की तरफ जा रही थी। अब बाहर से देखने पर यह बस एक नॉर्मल ट्रेन लग रही थी, लेकिन इसके एक डिब्बे में भरे थे पैसों के बैग, जिनकी आज की वैल्यू करीब 67 मिलियन पाउंड होती है। ट्रेन चला रहा था जैक मिल्स, जो उस समय ब्रिटेन के सबसे एक्सपीरियंस्ड रेलवे ड्राइवर्स में गिना जाता था। लेकिन ऑनेस्टली उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उस रात हिस्ट्री की सबसे डेयरिंग ट्रेन रॉबरीज में से एक शुरू होने वाली थी। रात के उस गहरे सन्नाटे को चीरते हुए ट्रेन अपने रोज के रास्ते पर बिल्कुल नॉर्मली आगे बढ़ रही थी। फिर अचानक एक क्रॉसिंग के पास अंधेरे में लाल सिग्नल लाइट जल उठी। अब देखो, उस समय और इतनी सुनसान जगह पर रॉयल मेल ट्रेन का रेड सिग्नल पर रुकना, ये बहुत अनयूजुअल बात थी। कुछ सेकंड के लिए माहौल ही बदल गया। एनीवेज, ट्रेन धीरे धीरे स्पीड कम करने लगी और फिर एक सुनसान ट्रैक पर आकर रुक गई। कुछ पल के लिए वहां पूरा सन्नाटा छा गया, लेकिन ना ड्राइवर को और ना ही अंदर मौजूद वर्कर्स को यह पता था कि इस खामोशी के पीछे एक बेहद केयरफुली प्लान्ड ऑपरेशन चल रहा है। एक ऐसा प्लान जो कुछ ही मिनटों में सेंचुरी की सबसे बड़ी रॉबरी को अंजाम देने वाला था। और ऑनेस्टली इस क्राइम को इतना डेंजरस नहीं बल्कि इतना ब्रिलियंट इसकी प्लानिंग बनाती थी। सोचो, ट्रेन को एक एग्जैक्ट पॉइंट पर रोकना, गार्ड को बाकी डिब्बों से अलग करना, फिर इंजन और 2 कैरेजेस को लेकर निकल जाना। मतलब उस समय के हिसाब से ये ऑपरेशन इतना स्मूथ था कि बाद में कई एक्सपर्ट्स ने इसे सिंपली सुपर्ब कहा। इन ट्रेन्स ने सालों तक हजारों जर्नीज की थी, और वो भी बिना किसी बड़े हादसे के, बिना एक भी पैसा गायब हुए। लेकिन 1963 की उस रात पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रिटेन को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इतनी बड़ी स्केल पर रॉबरी करने की हिम्मत नहीं की थी। और यही था दी ग्रेट ट्रेन रॉबरी। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। इसके लिए कहानी को थोड़ा पीछे ले जाना पड़ेगा, उस आदमी तक जिसका नाम था ब्रूस रेनॉल्ड्स। अब ब्रूस रेनॉल्ड्स बाकी क्रिमिनल्स जैसा बिल्कुल नहीं था। वो टेलर्ड सूट्स पहनता था, एस्टन मार्टिन चलाता था और खुद को जेंटलमैन थीफ कहता था। 1960 तक वो लंदन में कई रॉबरीज कर चुका था, लेकिन 1962 के हीथ्रो एयरपोर्ट हाइस्ट ने उसे अलग पहचान दी, जहां उसकी गैंग ने 62,000 पाउंड लूट लिए थे। अब क्रिमिनल वर्ल्ड में उसका नाम तेजी से फैलने लगा था। उसकी गैंग उसे नेपोलियन बुलाने लगी थी, सिर्फ उसके एम्बिशन की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हर मूव को बेहद प्रिसाइसली प्लान करता था। लेकिन रेनॉल्ड्स अब कुछ और बड़ा करना चाहता था। 1963 की शुरुआत में उसकी गैंग के एक मेंबर ने उसे रॉयल मेल के अंदर से मिली सीक्रेट इंफॉर्मेशन दी। ये इंफॉर्मेशन एक आदमी ने दी थी जिसे सिर्फ अल्स्टरमैन के नाम से जाना जाता था। हर कुछ दिनों में एक रॉयल मेल ट्रेन ग्लासगो के बैंक से कैश लेकर लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड तक जाती थी, और यहाँ बात सैकड़ों पाउंड्स की नहीं, मिलियंस की हो रही थी। ये पैसा ट्रेन के एक स्पेशल कंपार्टमेंट में रखा जाता था, जो इंजन के ठीक पीछे लगा होता था। इसे ऑफिशियली HVP कहा जाता था, यानी हाई वैल्यू पैकेज कोच। नॉर्मली इसमें करीब 3 लाख पाउंड्स होते थे, लेकिन इस बार अल्स्टरमैन ने कुछ ऐसा बताया जिसने रेनॉल्ड्स का पूरा अटेंशन खींच लिया। लेकिन 8 अगस्त की रात अलग थी। बैंक हॉलिडे वीकेंड की वजह से कई दिनों का कैश जमा हो चुका था। मतलब उस रात HVP कैरेज में यूजुअल 3 लाख नहीं, बल्कि करीब 3 मिलियन पाउंड्स होने वाले थे। और ऑनेस्टली रेनॉल्ड्स के लिए ये मौका छोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। रॉयल मेल धीरे धीरे अपने HVP कोचेस में सिक्योरिटी अपग्रेड्स कर रहा था, अलार्म्स, रीइंफोर्स्ड विंडोज और रेडियोस लगाए जा रहे थे। लेकिन 1963 तक सिर्फ 3 कोचेस ही अपग्रेड हुए थे, और उस रात उनमें से एक भी सर्विस में नहीं था। मतलब कैश ले जाने वाला पूरा कैरेज बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड था। रेनॉल्ड्स के लिए ये सिर्फ एक मौका नहीं था, ये वंस इन अ डिकेड काइंड ऑफ सेटअप था। उसकी साउथ वेस्ट गैंग को लॉजिस्टिक्स और एस्केप ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस था, लेकिन मूविंग ट्रेन रॉबरी किसी ने नहीं की थी। इसलिए रेनॉल्ड्स ने दूसरी क्रू, साउथ कोस्ट ट्रेडर्स को भी शामिल किया, और हर काम के लिए स्पेशलिस्ट्स बुलाए गए, गेटअवे ड्राइवर, लॉकस्मिथ और एक रिटायर्ड ट्रेन ड्राइवर, जिसका काम ट्रेन को रोकने के बाद अनलोडिंग पॉइंट तक ले जाना था। कुल मिलाकर इस प्लान में 16 से ज्यादा लोग शामिल किए गए थे। रेनॉल्ड्स ने बकिंघमशायर में लेदरस्लेड फार्म नाम का एक सुनसान फार्म हाउस भी तैयार किया, जो टारगेट साइट से करीब 27 मील दूर था। जगह इतनी आइसोलेटेड थी कि वहां आसानी से छुपा जा सकता था, और यही फार्म हाउस रॉबरी से पहले और बाद में उनकी सेफ हाउस बनने वाला था। 7 अगस्त की शाम, ठीक शाम के 6:50 पर रॉयल मेल ट्रेन ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन से लंदन के लिए रवाना हुई। उसे सुबह 4 बजे ह्यूस्टन पहुंचना था। ट्रेन में 12 कैरेजेस थे और करीब 72 पोस्टल वर्कर्स मौजूद थे। कैश से भरा HVP कोच, जिसमें 128 मील बैग्स रखे थे, इंजन के ठीक पीछे जोड़ा गया था। इन बैग्स में 1 पाउंड, 5 पाउंड और 10 शिलिंग के नोट्स भरे हुए थे। उस कैश का कुल वजन करीब 2.5 टन था। आधी रात के थोड़ी देर बाद 16 लोगों की क्रू लेदरस्लेड फार्म से निकली, एक आर्मी ट्रक और 2 लैंड रोवर्स में।
तीनों गाड़ियों पर सेम फेक नंबर प्लेट्स लगे थे ताकि कोई पहचान ना सके। पूरी टीम चुपचाप सीयर्स क्रॉसिंग की तरफ बढ़ रही थी। वहीं क्रू का एक हिस्सा आगे ब्राइडिगो ब्रिज पहुंचा, जहां आर्मी ट्रक कैश लेने के लिए रेडी खड़ा होने वाला था। वहीं दूसरी ग्रुप ने सीयर्स क्रॉसिंग के सिग्नल पॉइंट के पास अपनी पोजीशंस ले ली। ठीक तय समय पर गैंग का एक आदमी सिग्नल गैंट्री पर चढ़ा। उसने ग्रीन लाइट को लेदर ग्लव से ढक दिया और रेड सिग्नल को बैटरी से कनेक्ट करके ऑन कर दिया। सुबह ठीक रात के 3:03 पर रॉयल मेल ट्रेन वहां पहुंची। ड्राइवर जैक मिल्स ने रेड सिग्नल देखा और ट्रेन को वहीं रोक दिया, ठीक उसी जगह जहां गैंग ने पहले से कैलकुलेट किया था। को ड्राइवर डेविड विटबी नीचे उतरा ताकि लाइन साइड टेलीफोन से संपर्क कर सके, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि वायर पहले ही काटी जा चुकी थी। वो वापस इंजन की तरफ मुड़ा ही था कि अचानक बुशेस में छिपे लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसी वक्त इंजन कैप के दोनों साइड से रॉबर्स अंदर चढ़ गए। ड्राइवर जैक मिल्स ने रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक रॉबर ने उसके सिर पर आयरन बार से जोरदार वार कर दिया। मिल्स अपनी सीट पर ही गिर पड़ा, उसके सिर से खून बह रहा था। वहीं दूसरी तरफ गैंग के बाकी मेंबर्स ने इंजन और पहले 2 कैरेजेस को पूरी ट्रेन से अलग कर दिया। प्लान यह था कि इन्हें ठीक 1 माइल आगे ब्राइडिगो ब्रिज तक ले जाया जाए, जहां नीचे खड़ा ट्रक कैश लेने के लिए रेडी था। लेकिन यहीं पर इस परफेक्टली प्लान रॉबरी में पहली बड़ी प्रॉब्लम आ गई। गैंग ने जिस रिटायर्ड ट्रेन ड्राइवर को खास इंजन चलाने के लिए बुलाया था, जब वो कैब में पहुंचा तो अचानक फ्रीज हो गया। असल में इंजन के कंट्रोल्स पुराने लोकोमोटिव से बिल्कुल अलग थे और उसे समझ ही नहीं आया कि ट्रेन कैसे चलानी है। कुछ मिनटों के लिए पूरा ऑपरेशन रुक गया। गैंग के पास इस सिचुएशन का कोई बैकअप प्लान ही नहीं था। आखिरकार उन्होंने घायल जैक मिल्स को ही वापस उठाया। उसके सिर से खून बह रहा था, वो मुश्किल से होश में था। फिर भी उसे मजबूर किया गया कि वो ट्रेन को बाकी 1 माइल आगे ब्राइडिगो ब्रिज तक ले जाए, और समहाउ मिल्स ने ट्रेन वहां पहुंचा दी। जैसे ही ट्रेन ब्रिज पर रुकी, रेनॉल्ड्स की टीम तुरंत एक्शन में आ गई। रॉबर्स ने एचवीपी कैरेज में घुसकर अंदर मौजूद स्टाफ को काबू किया, उन्हें फ्लोर पर बांध दिया और फिर कैश बैग्स को ह्यूमन चेन बनाकर नीचे खड़े आर्मी ट्रक तक पहुंचाना शुरू कर दिया। 128 मेल बैग्स, करीब 2.5 टन कैश, और गैंग के पास सिर्फ 15 मिनट थे। एक एक करके बैग्स ह्यूमन चेन के जरिए ट्रक तक पहुंचाए जा रहे थे। पूरा ऑपरेशन लगभग अंधेरे में और बिना आवाज के चल रहा था। 15 मिनट खत्म होते होते 128 में से 120 बैग्स ट्रक में लोड हो चुके थे। तभी रेनॉल्ड्स ने ऑपरेशन स्टॉप करने का फैसला लिया और बाकी 8 बैग्स वहीं छोड़ दिए गए। जाते वक्त गैंग का एक आदमी स्टाफ की तरफ मुड़ा और बोला, 30 मिनट तक हिलने की कोशिश मत करना, वरना जान चली जाएगी। सुबह करीब 4:30 बजे तक पूरी गैंग लेदरस्लेड फार्म पहुंच चुकी थी। उन्होंने ट्रक अनलोड किया, फार्म हाउस बंद किया और फिर टाइम पास करने के लिए किचन टेबल पर मोनोपोली खेलना शुरू कर दिया। गैंग मोनोपोली भी असली बैंक नोट्स के साथ खेल रही थी। उधर लगभग उसी समय पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच चुकी थी। कुछ ही घंटों में ये रॉबरी नेशनल रेडियो पर हेडलाइन बन गई। बकिंघमशायर पुलिस ने पूरे इलाके में रोड ब्लॉक्स लगा दिए और इंफॉर्मेशन देने वाले के लिए 10,000 पाउंड का रिवॉर्ड भी अनाउंस कर दिया गया। फिर इन्वेस्टिगेशन में एक छोटी सी बात ने पूरा केस बदल दिया। एक पोस्टल वर्कर ने पुलिस को बताया कि जाते वक्त रॉबर ने कहा था, 30 मिनट तक हिलना मत। अब पुलिस ने इसी बात को रिवर्स कैलकुलेट किया। अगर गैंग ने खुद को 30 मिनट का बफर दिया था, तो वो क्राइम सीन से ज्यादा दूर नहीं हो सकते थे। पुलिस ने तुरंत 30 माइल रेडियस में सर्च शुरू कर दी और लेदरस्लेड फार्म क्राइम सीन से सिर्फ 27 मील दूर था। इसी बीच ओकली के एक लोकल फार्मर ने पुलिस को बताया कि उसने फार्म हाउस के आसपास कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी देखी थी। रिवॉर्ड के लालच में उसने सारी इंफॉर्मेशन दे दी। कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने फार्म हाउस पर रेड मारी। अंदर उन्हें एम्प्टी मेल बैग्स, कैश रैपर्स और वही आर्मी ट्रक मिला जिसे जल्दी जल्दी येलो पेंट करके छोड़ दिया गया था। गैंग जाते वक्त फिंगरप्रिंट्स साफ करने की कोशिश तो कर गई थी, लेकिन किचन टेबल, केचअप बॉटल, प्लेट्स और मोनोपोली बोर्ड पर कुल 311 फिंगरप्रिंट्स मिल गए। और क्योंकि गैंग के लगभग सभी लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से मौजूद था, स्कॉटलैंड यार्ड ने धीरे धीरे सबको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। फिर कुछ ही हफ्तों में अरेस्ट शुरू हो गए। 1964 की शुरुआत तक गैंग के 16 में से 14 मेंबर्स पुलिस की कस्टडी में थे। ट्रायल कई हफ्तों तक चला और कोर्ट ने रॉबरी की स्केल देखकर बेहद सख्त सजाएं सुनाई। ज्यादातर लोगों को 25 से 30 साल की जेल हुई, लेकिन 2 लोग कभी पकड़े ही नहीं गए। एक था वो रिटायर्ड ट्रेन ड्राइवर जो इंजन के कंट्रोल्स देखकर फ्रीज हो गया था, और दूसरा था अल्स्टरमैन, रॉयल मेल का वही इंसाइडर जिसकी टिप ने पूरी रॉबरी पॉसिबल बनाई थी। वही मास्टरमाइंड ब्रूस रेनॉल्ड्स करीब 5 साल तक पुलिस से बचता रहा, अलग अलग देशों में छिपकर। लेकिन जब वो आखिरकार पकड़ा गया, तब तक उसका लगभग सारा पैसा खत्म हो चुका था। और रॉनी बिग्स, वो 1965 में जेल से भाग निकला और दशकों तक फरार रहा, जबकि चार्ली विल्सन जेल से निकलने के बाद स्पेन में फेक आइडेंटिटी के साथ रहा।
लेकिन बाद में वही उसके घर पर उसे गोली मार दी गई।